नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। कई महीनों के अंतराल के बाद हम नॉर्थ ईस्ट डायरी लेकर आपके साथ हाजिर हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारी नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता संगीता जी। संगीता जी, आपका स्वागत है जी। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे के ऊपर जिस बारे में पिछले एक हफ्ते से संसद में कार्यवाही नहीं हो पा रही है। विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा, तमाम एक्टिविस्ट द्वारा लगातार बात की जा रही है इस मुद्दे पर। और ये मुद्दा है पेगासस प्रोजेक्ट का। पेगासस प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया के 17 संस्थानों ने मिलकर किया है और ये पेगासस स्पाईवेयर के बारे में है। पेगासस स्पाईवेयर इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप का एक प्रोडक्ट है जिसे उसका कहना है, उस कंपनी का कहना है कि वो सिर्फ प्रमाणित सरकारों को बेचती है और वो सरकारें जो उसका उपयोग करती हैं टेरर के मामलों में या अपराधियों को पकड़ने के मामले में। हालांकि जो डेटाबेस फॉरबिडन स्टोरीज के पास आया, जिसकी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जांच की, उसमें जो 50,000 फोन नंबर्स का डेटाबेस है उसमें बहुत सारे भारतीय नंबर हैं और वो नंबर इस तरीके के नहीं है जिन नंबर्स की फॉरेंसिक जांच हो पाई या जिन नंबर्स को वेरीफाई किया जा सका। वो नंबर इस तरह के नहीं थे जो ये इशारा करे कि इनका कोई संबंध उस तरीके का है जैसा कि कंपनी द्वारा क्लेम किया जाता है। इसी कड़ी में भारत के 300 नंबर थे जिनमें बहुत सारे नंबर्स वेरीफाई हुए, कुछ की फॉरेंसिक जांच नहीं हो पाई। जिनकी हुई उसमें पेगासस के जो है प्रिंट्स मिले हैं उन डिवाइसेस में, यानी उन स्मार्टफोन्स में। जो जो निगरानी सूची है, जिसको कह सकते हैं हम, सर्विलांस के लिए जो एक लिस्ट तैयार हुई है जिन फोन नंबर्स को वेरीफाई किया गया, उसमें जो नंबर्स थे, कुछ नंबर्स नॉर्थ ईस्टर्न नेताओं के भी हैं। पूर्वोत्तर से आने वाले नेताओं के नंबर क्यों हैं, कौन है ये नेता, उनके नंबर्स की अगर वो संभावित निशाने पर थे किसी स्पाईवेयर के या उनकी जासूसी की योजना थी तो उसका क्या कारण हो सकता है। पहला सवाल संगीता जी मेरा यही है कि दर्शकों को बताइए कि वो कौन से नेता थे। हम बात शुरू करेंगे असम से। कौन से असम के ऐसे नेता थे जिनका नाम इस निगरानी सूची में है? जी, अभी तक तो जैसे आपने कहा कि 300 नंबर ये भारत के हमने खोज निकाले हैं और टोटल डेटाबेस जो है 50,000 से थोड़ा ज्यादा नंबर है, तो बहुत बड़ा संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो उसमें हमने बस अभी 300 करीब ही भारत के नंबर हमने आइडेंटिफाई किया है और उसमें से भी हमने आधा लोगों का ही नाम अभी तक हमने डिस्क्लोज किया है। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हूँ, तो उसमें हमने देखा कि मैंने ही बहुत सारे लोगों को नंबर मिलाए हैं जो जिनका हमें समझ भी नहीं आया कि इनको क्यों इतना स्पाईवेयर का इंटरेस्ट उनके फोन पे और ये सब क्यों किया गया, क्योंकि ये एकदम आम जनता है। मुझे एक महिला मिली जो हाउसवाइफ बोल रही है और वो उनके जो फैमिली कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो मुझे उन्होंने मुझे कहा कि पिछले कुछ महीनों से उनको फोन आते हैं कि आपने हमें फोन किया, लेकिन उनके कॉल हिस्ट्री में वो सब फोन नहीं दिखते हैं। तो वो परेशान है, वो घर में बात कर रही थी और तभी मेरे फोन आया उनको। और ऐसी एक महिला मुझे मिली जो आरएसएस के एक स्कूल में पढ़ाती हैं नॉर्थ इंडिया में। तो वो कह रही हैं कि मैं तो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं बस एक टीचर संघ की एक स्कूल के टीचर हूँ, तो मेरे पे क्यों इंटरेस्ट। तो ये बहुत बड़ा एक जो ये सब चीजों का सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि आम जनता के लिए क्यों एक बड़ा इंटरेस्ट इस ये स्पाईवेयर के थ्रू है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि जो नेताओं की, तो हम फिलहाल नेताओं की बात कर रहे हैं। हम फिलहाल जो नोन नेम्स है, सिक्योरिटी के जो चीफ है, नोन नेम्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आम जनता की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं। जो भी जो जो इस ये जो वेब है और इस जो एक अभी तक हमने नहीं जानते कौन किया है स्पष्ट रूप से, तो वो लोग भी इसके जकर में है। तो ये बात इसलिए मैं दर्शकों को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ। और दूसरी बात ये है, जब असम की हम बात करें कि लीडर्स कौन है, उनमें से अभी हमें दो का ही मिला है। तो क्योंकि ये नंबर मेरे पास भी है और ये हम इस्तेमाल करते हैं उनको कांटेक्ट करने के लिए स्टोरीज के वजह से। उनमें से एक है आसू का, जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है, उनका जो एडवाइजर है,
समुज्जल भट्टाचार्य जी, वो सरकार के साथ बातचीत में भी है, मोदी सरकार के साथ भी बातचीत में है, क्योंकि एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक हाई पावर्ड कमिटी बिठाई गई थी जुलाई में 2019 में, जुलाई 16 2019 को अनाउंस की गई थी। जब हमने उनका नंबर देखा उस पे और कब से निगरानी में है, वो जब देखा कि वो ये जो कमिटी अनाउंस की गई थी एमएचए का, उससे 1 महीने से भी कम से पहले ही उनका नंबर उस डायरी पे हमने वो जो लीक डेटा में दिखा। तो उससे हम ये समझते हैं, क्योंकि इसका अगर आप कॉन्टेक्चुअलाइज करें तो उसमें आपको समझ में आएगा कि पहला जो हाई पावर्ड कमिटी किया गया था, ये क्लॉज 6 कमिटी कहला जाता है, क्योंकि क्लॉज 6 क्या है, वो जो असम अकॉर्ड हुई थी 1985 के, उस अकॉर्ड का जो क्लॉज 6 है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ सेफगार्ड्स असमीज लोगों को दिया जाएगा बोल रहा था, उस प्रॉमिस के लिए वो एमएचए एक कमिटी फॉर्म किए थे। और एमएचए क्यों किया? क्योंकि एमएचए नोडल मिनिस्ट्री है असम अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और असम अकॉर्ड का सिग्नेटरी है आसू, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। तो उनका जो भी लीडर होते हैं वो एमएचए के साथ जुड़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन की बात के लिए। लेकिन ये जो हाई पावर्ड कमिटी पहली वाली बनाई थी, उसमें आसू को कोई स्थान नहीं दिया गया था। तो ये उसके बाद जो ये लीडर्स थे, जो मेंबर्स बनाए गए थे, वो आसू के नहीं थे, और कई अलग अलग रिटायर्ड लोग, ऐसे लोगों को डाला गया था। उन्होंने उसको एक पार्ट प्ले करने के लिए मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो ये कमिटी 9 मेंबर कमिटी था, तो वो कमिटी बंद हो गया। उसके बाद जो ये जुलाई में 2019 में नए कमिटी बनी, तो ये कमिटी में 12 लोगों को मेंबर बनाया गया, उसमें से समुज्जल भट्टाचार्य जी को भी बनाया गया। और उस टाइम के जो आसू के जनरल सेक्रेटरी थे लुरिन गोगोई, वो थे, और असम आसू के जो प्रेसिडेंट है दीपांकर नाथ, उनको भी बनाया गया। तो ये पहली बार जो आसू को बाहर रखने की कोशिश थी मोदी सरकार की, जो पहले हाई पावर्ड कमिटी बनाई गई, और उसके बाद उनको अंदर लाए गए। लेकिन जब हम एनएसओ का डेटा देखते हैं तो उसमें ये बात एकदम साफ दिखती है कि उनका जो अगर निगरानी हुई है तो वो पेगासस के थ्रू, तो वो निगरानी उसी समय उसी दौरान ही हुआ है। तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरी और ये जो भट्टाचार्य जी है, ये और आसू, ये जो एंटी सीएबी जो प्रोटेस्ट था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो जाके अब एंटी सीएए प्रोटेस्ट हुआ, तो वो में भी वो बहुत एक बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। एक और लीडर जो ये इस सीएबी का अपोज कर रहे थे, उनका नंबर भी हमें मिला, वो है अनूप चेतिया। वो अनूप चेतिया जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है, वो उनका जो प्रो टॉक्स फैक्शन है, जो मोदी सरकार के साथ बातचीत में है, पीस टॉक्स में है, उनका लीडर है। और उनका अगर हम थोड़ा सा खोजबीन करें तो उससे पता चलता है कि वो उनका नंबर 2017 से ही है, 2019 के बीच में से। तो ये दर्शकों को बोलना बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो लीक डेटा आया वो 2017 से लेके मिड 2019 तक है, तो उससे आगे हमारे पास नहीं है। और जो डेटा इनका जो अनूप चेतिया का नंबर थ्रू आउट उनके वो डेटा में था, और उन्होंने भी बातचीत, जब एमएचए के साथ बातचीत हो रही है, उनका जो पीस टॉक्स, उनमें उन्होंने कई बार वॉकआउट करने की भी धमकी दिए हैं कि सीएबी जो है वो असम में लागू नहीं होनी चाहिए। और 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस था, जो जिसमें मोदी जी दोबारा अपना वो कर रहे थे इलेक्शन, तो उसमें उनका बहुत रोल एक था जो सी के खिलाफ रोल था। और दूसरी बात, वो जो 6 जनगोष्ठी है, 6 जनगोष्ठी को जो एक ट्राइबल स्टेटस है, एसटी स्टेटस देने की जो प्रॉमिस है बीजेपी का, बहुत दिन का प्रॉमिस है, वो नहीं फुलफिल हुआ है। तो वो प्रॉमिस के को भी डिमांड वो बहुत बार रख रहे थे 2019 इलेक्शन से पहले। हमने वायर में कई बार उनको दिखाया भी है, जब हम उस दौरान हम इलेक्शन कवरेज कर रहे थे असम में, तो उनको हमें मिला भी था कई जगह ये सब भाषण वगैरह देते हुए। तो ये 2 जना
असम के इम्पोर्टेंट लीडर ये एनएसओ का लीक डेटा में हमें दिखने को मिला। अब मेरा अगला सवाल यही है कि इनके इस लिस्ट में होने की, अगर ये संभावित निशाना थे, तो इसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे जब हम बात करते हैं, बहुत सारे पेगासस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं, कुछ जी केंद्रीय मंत्री भी हैं, कुछ आईएएस अफसर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इन सब की, तो इन लोगों का एक सिग्निफिकेंस है उनका उसमें होने का, हो जी सकता है कोई वजह है। जब हमने उन लोगों से बात की तो कुछ ने स्वीकारा भी है गोपनीयता की शर्त पर कि हाँ उनका नाम ना बताया जाए, तो वो बताते हैं कि हाँ हो सकता है इस कारण से हमारा नाम हो। क्या हमारा जब संपर्क हुआ समुज्ज्वल भट्टाचार्य से या अनूप चेटिया से, तो क्या वजह थी, वो क्यों, क्या समझते हैं कि उनका नाम इस लिस्ट में संभावित निशाने पे क्यों हो सकता है? उन्होंने इनकार नहीं किया। जब हमने वो बात सजेस्ट किया कि इसी दौरान हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि ये समुज्जल भट्टाचार्य जी की बात कर रही हूँ। तो मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि ये तो वही कारण है। और उस जब हमारी वायर की स्टोरी निकली तो ये एक असम में बहुत बड़ा न्यूज हुआ, और क्योंकि लोग हैरान थे कि एक जो मिलिट्री ग्रेड का एक स्पाईवेयर जो सरकार टेररिज्म को फाइट करने के लिए लगाते हैं, नेशनल इंटरेस्ट पे लगाते हैं, तो एक एक्टिविस्ट जो है और एक जो स्टूडेंट लीडर है, तो उनके खिलाफ क्यों लगाया गया, तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज हुआ। और अनूप चेटिया से मेरी जब बात हुई, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे नंबर्स हमें मिले और उस नंबर में एक ही नंबर था जो आईफोन जिनका था, वो अनूप चेटिया का एक नंबर में था। तो मैंने उनको पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट किया, क्योंकि फॉरेंसिक करना बहुत जरूरी है। एंड्रॉइड में भी हम फॉरेंसिक अगर करें तो रिजल्ट जो है ज्यादातर इनकंक्लूसिव निकलता है, लेकिन आईफोन में बहुत करेक्टली हम कह सकते हैं कि ये काम इनकी वो जो शैडोइंग हुई है। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मुझे पता है, मैं ये कोई नई बात नहीं है, मुझे हमेशा से शक था और मैं श्योर हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि उनके पास 2 फोन हैं। वो कह रहे थे कि एक फोन तो जब मुझे, क्योंकि इनको बहुत साल बांग्लादेश जेल में भी रखा गया, और जब भारत में लाया गया और पीस टॉक्स इन्होंने ज्वाइन किया, तो 2016 के आसपास, तो जब जेल से निकाले दिए, तो उनको एक फोन तो असम पुलिस ने ही दिया, और जो फोन वो अभी भी चला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनका सोचना गलत, मुझे सोचना गलत होगा, और कि ये नंबर से मेरा कोई सर्वेलेंस नहीं होता हो, तो ये उन्होंने ही मुझे वो नंबर दिया। और दूसरा नंबर उन्होंने 1 साल बाद लिया, खुद से पैसा खर्च करके आईफोन वगैरह लिया और एक सिम कार्ड अलग से लिया। तो वो कह रहे हैं कि वो अगर उनको, क्योंकि यही नंबर मैं सभी को देता हूँ दोनों नंबर, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनको पता चला है कि मैं एक और नंबर इस्तेमाल करता हूँ, और तो उसी को लगा दिया गया। और एक बात मैं यहाँ पे एक जोड़ना चाहती हूँ कि अनूप चेटिया ही क्यों, क्योंकि ये उल्फा के जो प्रोटॉक्स है लीडर्स है, काफी लोग हैं, तो उसमें से इनको ही क्यों किया गया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो एंटी टॉक्स फैक्शन है, जो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, अल्फा इंडिपेंडेंट, उनका जो लीडर है परेश बरुआ, जो कहे जाते हैं कि वो चाइना बॉर्डर में अपने ग्रुप के साथ रहते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा फैमिली और चाइल्डहुड कनेक्शन ये अनूप चेटिया के साथ है। और कई बार अनूप चेटिया ने बोला भी है और शायद कोशिश भी की हो कि उनको बातचीत के लिए इच्छुक बनाए और बातचीत के सरकार के साथ, भारत सरकार से बातचीत के लिए लाए। तो मुझे लगता है कि वो भी एक कारण हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर असम से आगे बढ़कर हम मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर के एक राइटर है जिनका नंबर इस लिस्ट में आया। कौन है वो राइटर और क्या वजह हो सकती है उनके भी इस संभावित निशाने की लिस्ट में? उनका नाम है मलेम निंथोजा। तो ये दिल्ली बेस्ड राइटर है और पहले स्टूडेंट एक्टिविस्ट रह चुके हैं ये। तो उसके बाद वो आजकल वो रिसर्च करते हैं, किताब लिखते हैं, और उस पे ही लिखते हैं ये मणिपुर के जो कुछ डिस्टर्ब वो एरियाज है, और मणिपुर के जो मेन इंसर्जेंसी के इश्यूज हैं, तो उन्हीं पे, उस पे ही वो अपने किताब लिखा है। और वो कह रहे हैं कि अभी भी उसी काम पे वो जुड़े हैं। जब हमने उनको कांटेक्ट की
तो उन्होंने बताया कि उनका कोई एंड्रॉइड फोन नहीं है, लेकिन उन्होंने भी हमें कहा कि उनको किसी ने बताया है कि उनका नंबर भी सर्वेलेंस पे है, उनको टॉप सोर्सेस ने बताया है करके हमें उन्होंने बताया। तो उसके बाद जब मैंने पूछा कि क्या कारण हो सकता है, तो वो कारण तो एकदम से इतना कुछ नहीं बता पाए, लेकिन एक बात कहा उन्होंने कि वो जितने भी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इंसर्जेंसी ग्रुप से मणिपुर के, तो खाली मैतेई ग्रुप्स ही नहीं है और बाकी और जो भी ग्रुप्स है, तो उनके साथ वो कांटेक्ट में रहे थे, 2010 तक भी रहे थे बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि उनको इंटरव्यू करना था उन लोगों को अपनी किताब के लिए। तो वो बात उन्होंने कहा, लेकिन जब हमने थोड़ी खोजबीन की तब हमें ये बात भी समझ में आया कि ये बात उन्होंने भी एक थोड़ा सा हिंट हमें दिया था कि मणिपुर का जो स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ दिल्ली है, जो कई बार के उनके लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया है दिल्ली पुलिस के साथ, मणिपुर पुलिस ने, बहुत सेंसेशनल न्यूज हो चुके हैं, ये सब हमने वायर में भी कवर किया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो लोग सोचते हैं कि मैं जो MSAD का जो लीडर्स है उनके साथ में बहुत क्लोजली जुड़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि जब हमने उनका टाइमिंग देखा, उन NSO में जो डेटा में उनका टाइमिंग देखा फोन टैपिंग का, तो ये टाइमिंग जो बहुत मिलता है वो जो MSAD के जो एक पर्टिकुलर एक लीडर का अरेस्ट के साथ, बहुत पहला लीडर जो वीवोन करके है, उनका जो अरेस्ट हुआ था दिल्ली में, बहुत बड़ा वो न्यूज बना था मणिपुर में और असम, दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली में अरेस्ट हुई थी, तो वो उसके साथ मिल खाता है। तो हम बस अभी गेस ही कर सकते हैं, हम बस जो रिपोर्टिंग उस टाइम पे हुई है और जो हमारे पास डेटा है, हम दोनों का तालमेल करके ही कुछ बता सकते हैं जो हमने अपने स्टोरी में बताए हैं। जी, दर्शकों को बता दें कि बिना फॉरेंसिक जांच के इस बात की पुष्टि करना संभव नहीं है कि किसी का स्मार्टफोन जो है उसमें पेगासस पहुंच गया था या नहीं था, और अगर पेगासस पहुंच गया था तो क्या हैकिंग हुई थी। जहां तक बात है फॉरेंसिक की, उससे भी ये पता चल जाता है कि आपके जो फोन में ट्रेसेस मिले हैं, यानी कि आपके फोन में वो सॉफ्टवेयर था, वो स्पाईवेयर था या नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब पेगासस प्रोजेक्ट की हम लिस्ट देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एंड्रॉइड फोन यूज किया था। एंड्रॉइड फोन की फॉरेंसिक जांच के बाद भी कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकलता है, आईफोन में पता चल जाता है। जैसे कि संगीता जी ने बताया, बहुत सारे लोग तैयार भी नहीं है अपना फोन जांच के लिए देने के लिए। हालांकि ये जो निगरानी सूची है एक बहुत छोटा सैंपल है, हम ये नहीं मान सकते कि सिर्फ इतने ही लोगों के नाम इसमें होंगे। ये एक बहुत छोटा डेटाबेस इसे कंसिडर किया जा रहा है, और चूंकि इसमें बहुत सारे अन्य देशों के लोगों के नाम है, अगर आप वायर की रिपोर्टिंग देखेंगे तो उसमें कई हेड ऑफ स्टेट्स हैं, कोई बड़े अंतरराष्ट्रीय नेता हैं, उन सब के नाम है। तो इसे एक बहुत छोटा सैंपल कंसीडर किया जा रहा है, जिसका ये बहुत ही छोटा हिस्सा है जो ये भारतीय नंबर जो बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में कई सालों से, जब से मोदी सरकार आई है तब से पीस टॉक को लेकर लगातार NSC and IM के साथ में पीस टॉक को लेकर लगातार उसकी सफलता की बातें की जाती है। हालांकि ये दूसरा पहलू है कि आज तक कोई नहीं जानता कि इस पीस टॉक में है क्या। बात करते हैं जब पेगासस प्रोजेक्ट की निगरानी सूची की, तो इसमें बहुत बड़े बड़े नेता, जो उस संगठन के बहुत नेता हैं, वो कई नेता महासचिव उनके हैं, उनके कई और नेता जो हैं वो इसमें दिखाई पड़ते हैं। इसके बारे में हमें बताइए। जी, पहले तो मैं ये थोड़ा सा आपने जो कहा उसमें जुड़ना चाहूंगी कि हमने जो 300 नंबर हमने आइडेंटिफाई की भारत के, हमको लगा, तो उसमें से हमने 45 लोगों की फॉरेंसिक की है, और उसमें क्योंकि ज्यादातर एंड्रॉइड है तो जैसे आपने कहा इंक्लूसिव रहा ज्यादातर, और उसमें लेकिन 10 फोन में, आईफोन में हमने एस्टेब्लिश कर पाए हैं कि इसमें ये इनका पूरा जो पेगासस इंक्लूड उनको इंजेक्ट करके उनका सारा निगरानी हुआ है, वो हम एस्टैब्लिश कर पाए हैं। मोस्ट पर्टिकुलरली जो इलेक्शन के एडवाइजर थे TMC के, ये जो इलेक्शन एडवाइजर है उनका, हम प्रशांत किशोर, उनका नंबर पे हमने बहुत कंक्लूसिवली हम कर पाए हैं। जैसे वायर के एक फाउंडिंग एडिटर MK वेणु के फोन पे हम बहुत कंक्लूसिवली ये हम एस्टैब्लिश कर पाए हैं, क्योंकि दोनों ही आईफोन है।
सो ये है। तो उसके बाद जब आप बात कर रहे हैं NSCN-IM की, जो भारत सरकार के साथ बातचीत में है 2015 से, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही अनाउंस किया था ट्विटर में अगस्त में 2015 को, एक बहुत बड़ा हमारा एक ब्रेक थ्रू हुआ है NSCN के साथ। तो तब से एक पीस अकॉर्ड करने की कोशिश चल रही है। अब बात करते हैं NSCN-IM का, जो बहुत सारे लीडर्स के नंबर मिले हैं। इनके जो टॉप लीडर्स हैं, एटम वेस्टरूम का नंबर मिला है, जो TH मुइबा के जो नेफ्यू है अपम, उनके नंबर मिले हैं। सब टॉप लीडर्स हैं। इनके एंटनी शिमरे, जो इनका जो का पूरा वो जो कमांड करते हैं, उनका जो नागा आर्मी, उनके जो फॉर्मर कमांडर थे फुन सिंह, उनके सबके नंबर मिले हैं। तो ये 2017 से निगरानी में है। 2019 जो मिड 2019 जब तक हमारा डेटा खत्म होता है तब तक है। और ये जो नागा एक जो अकॉर्ड की बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद किया था अगस्त 2015 में, ट्विटर में अनाउंस किया कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू NSCN के साथ हुआ है। और उसके बाद पता चला कि अब तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ही हुआ है NSCN-IM के साथ, और ये बिग स्टार्टिंग है कि एक अकॉर्ड, पीस अकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन तब से ये बात चल रही है। और उसके बाद एक साल बाद 2016 में भी जो 6 अब जाके 7 हुए हैं, ऐसे जो और भी ग्रुप्स थे, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे जो सीज फायर में है, तो उन सभी को ला दिए गए। और ये ज्यादातर नागालैंड बेस्ड ग्रुप्स है। तो उनको सबको लाया गया और उनका एक कन्वीनर बनाया गया, जो मिस्टर जिमोमी, कितोवी जिमोमी। तो कितोवी जिमोमी का नंबर भी NSO ग्रुप के लीक डेटा में पाया गया है। तो ये सारे लोग जो है, दैट मीन्स ये जो NSCN-IM के टॉप लीडरशिप और NNPG जो कहा जाता है, नागा नेशनल पॉलिटिकल जो ग्रुप्स है, उनका जो कन्वीनर मेन पर्सन है, उनका भी नंबर मिला है। तो ये 2019 तक है जो हमारे पास डेटा का जो लेंथ है वो थ्रू आउट है। तो उसमें ये बात कहा जाता है कि मतलब किसका इंटरेस्ट हो सकता है। जब आप खुली तरह से एक सरकार के साथ बात करते हैं, तो आप क्या उनको भी सर्वेलेंस हो रही थी क्या पीछे? सो इट्स ये सवाल आता है। लेकिन हम लोग उससे आगे गए स्टोरी में, हमने ये देखा कि उसको लोकेट करने की कोशिश करी, टाइमिंग, जो क्योंकि हमारे पास टाइमिंग था, और तो इसलिए हम टाइमिंग से जुड़ने की कोशिश करी जब डेवलपमेंट्स हुए, न्यूज हुए कि किस कारण ये हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया तरह से बैठता है कि इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस हुए, माइलस्टोन्स हम कह सकते हैं। जैसे पिछले 2019 में अक्टूबर में जो इनका इंटरलोक्यूटर है, जो आजकल गवर्नर भी है नागालैंड के, RN रवि, वो उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया था NSCN-IM और NNPGs को कि अब एक साइन करना है एक डील। लेकिन NSCN-IM वॉकआउट कर लिए, क्योंकि उनको एक सेपरेट फ्लैग की डिमांड है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है। तो मिस्टर रवि ने कहा कि विथ और विदाउट NSCN के साथ या उनको छोड़ के भी हम ये अकॉर्ड साइन कर लेंगे NNPGs के साथ। तो ये उस टाइम पे भी हम देखते हैं कि उनसे थोड़ा पहले ही ये कितोवी जिमोमी जो है कन्वीनर NNPGs, उनका नंबर घुसता है ये जो NSO के जो डेटा है उसमें घुसता है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनका हम एक इंटरव्यू, बहुत बढ़िया इंटरव्यू है, लोकल न्यूज़पेपर को दिया हुआ मिस्टर जिमोमी का, उसके साथ हम प्लेस करके अगर हम देखें तो ये बहुत क्लियर होता है कि उस टाइम वो ड्राफ्ट बना रहे थे कि पीस ड्राफ्ट जो है, पीस डील का जो ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट वो बना रहे थे। तो वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें हम तो खाली उसको लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ सीक्रेट बातें भी होते हैं। तो हमने मिस्टर जिमोबी के साथ कांटेक्ट भी किया, तो वो कमेंट करने से इनकार कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी बातें। और दूसरी बात ये है कि ज्यादातर लीडर जो NSCN-IM के हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के अनुसार ये लोग भारत में अब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम उनको कांटेक्ट इतना अच्छे से नहीं कर सकते। हाँ, और दूसरी बात ये है कि इनके पास आईफोन भी नहीं है, ये आईफोन्स नहीं है। और तीसरी बात ये है कि इसको ये जो, क्योंकि अगर भारत के साथ, भारत में नहीं है ये,
तो इससे ये भी दर्शाता है कि शायद नागा एकॉर्ड एक बहुत बढ़िया स्थिति में होने, मतलब अब नागा टॉक्स जो है बहुत एक बढ़िया स्थिति में शायद नहीं है अब। यही मैं अपना अगला सवाल करूंगी। पिछले साल अगस्त में हमें याद है जो टीम मुइवा है उन्होंने बहुत तल्खी वाले बयान दिए थे। RN रवि के साथ में खुलकर गतिरोध सामने आया था। लगातार कई महीनों तक बयानबाजियां इधर उधर से चली थी। यानी कि हम पहले ही देख रहे हैं कि जो नागा पीस टॉक्स हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ना ही जो उनके जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनमें, अगर खासतौर पर NSCN-IM की बात करते हैं तो उनका वो अपनी मांग पर बिल्कुल टिके हुए हैं, और उसे लेकर जो भारत सरकार का रुख है वो बहुत पॉजिटिव नहीं दिखता है। ऐसे में जब हमें पता चल रहा है, जैसे जिन भी लोगों के हमने नाम लिए हैं, चाहे वो समुद्र भट्टाचार्य जी हों, चाहे वो अनूप जैतिया हों, ये सब लोग कहीं ना कहीं पीस टॉक का हिस्सा है। ये उस जो भारत सरकार के साथ बातचीत चल रही है उसका हिस्सा है। ऐसे में जब हमें पता चलता है कि ये हो सकता है एक संभावित सर्विलांस के दायरे में थे, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि जिन भी पीस टॉक्स का ये हिस्सा है, भले ही वो उल्फा के साथ हो रही हो या वो आंसू के साथ हो रही हो या NSCN-IM हो, क्या उन पीस टॉक्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो जो एक सर्वेलेंस की बात होती है, फिर एक लॉस ऑफ ट्रस्ट की भी बात होती है, जिसमें जो आपने ऑलरेडी कह चुकी हो, ये जो मिस्टर रवि के साथ जो बात हुई, इन्होंने वो जो ट्रस्ट था, एक इंटरलोक्यूटर का जो ट्रस्ट होता है, दोनों सरकार की तरफ से भी ट्रस्ट होती है और जिसके साथ आप नेगोशिएट करते हैं वो भी कंफर्टेबल आपके साथ फील करते हैं, लेकिन एक थ्रेटनिंग पोजीशन में पहुंच गया वो कह रहे हैं कि अगर आप इनके साथ नहीं भी हो तो हम भी फिर भी कर लेंगे किसी और के साथ। तो ये एक उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो NSCN-IM जो अभी तक क्लेम करके आए हैं कि नागा इशू हमारे बिना सोल्व नहीं होगा, आप उसी बात को सवाल कर रहे हैं। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। सो इससे मुझे लगता है कि डिस्कम्फर्ट NSCN के साथ भी हुआ और NNPGs के साथ भी शायद हुआ हो, क्योंकि उन्होंने, कितोवी जिमोमी ने शुरुआत में कहा था कि ये अननेसेसरीली डिले कर रहे हैं NSCN वाले, फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन की बात निकाल के, लेकिन उसके बाद वो खुद पीछे हट गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अभी तक NSCN-IM जो है एक स्टेक होल्डर के रूप में, एक मेजर स्टेक होल्डर के रूप में नागा पीस प्रोसेस में खड़ा है। तो मुझे, और उसमें जब आप इंटरलोक्यूटर चेंज करने की मांग करते हैं, जो मिस्टर मुइबा ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक लेटर भी लिखा कि आप हमें नया इंटरलोक्यूटर दीजिए, हम उनके साथ ट्रस्ट खो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि एकॉर्ड के जो तरफ जो पीस टॉक्स है वो हर तरफ सही से नहीं जा रहे। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट जब हब हुआ है उसमें ये है कि जो सभी जो असेंबली के जो मेंबर्स हैं, MLAs हैं, ऑल पार्टी के सभी की एक कमेटी बिठाई गई है कि आप सब आइए एक साथ और एक पीस का एक वो सोल्यूशन ढूंढते हैं। ये बात अब लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और दूसरी बात ये है कि जो ऑपोजिशन है NPF, उन्होंने जाके सरकार को, जो NDPP के सरकार है बीजेपी के साथ, उनको ज्वाइन करने की भी रिक्वेस्ट, रेजोल्यूशन एक पास किए हैं पार्टी में और रिक्वेस्ट किए। अभी तक वो ज्वाइन नहीं किए हैं। तो जब हम लोग पूछते हैं, जब हम बात हो रही थी हमारी NPF के लीडर्स, बीजेपी के लीडर्स और NDPP के लीडर्स के साथ, सभी का यही कहना है कि शायद सब एक साथ आने से नागा पीस एकॉर्ड का कुछ उसको साइन होने की कुछ और उम्मीद बढ़े, क्योंकि सब एक साथ आना पड़ेगा। अगर ये होता है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत सबसे पुराना इंसर्जेंसी है भारत के, और ऊपर से एक सुंदर जगह है और उसका लोग भी डिजर्व करते हैं कि पीस हो, शांति बने। जी जी। यानी कि हम ये मान सकते हैं पेगासस प्रोजेक्ट में जिन लोगों का खासतौर पे पूर्वोत्तर में नागालैंड के जिन भी नेताओं का नाम आया है वो पीस टॉक को प्रभावित करने की स्थिति में है। जी, रुक करते हैं हम अपनी अगली बात का। अगली बात है असम और मिजोरम की सीमा पर छिड़ा हुआ विवाद। अपडेट इसमें यह है कि ब्लॉकेड हो रखा है असम की तरफ। कुछ संगठन है जिन्होंने नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर रखा है और मिजोरम जाने वाला जो हाईवे है जो उसे बाकी देश से जोड़ता है उस पर ब्लॉकेड हो रखी है। तमाम तरीके की आपूर्तियां जो है वो बाधित है और इस बीच में केंद्र सरकार को मिजोरम के गृह सचिव ने कहा है इंटरवीन करने के लिए। वो चाहते हैं कि केंद्र इसमें हस्तक्षेप करे। वहीं दूसरी तरफ असम ने एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, एक अभूतपूर्व एडवाइजरी जारी की है जैसा कभी देश में नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि मिजोरम में ना जाए यहाँ के नागरिक, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। संगीता जी, हमने इस बारे में बात की 2 दिन पहले, आपने इसके बारे में एक्सप्लेनर दिया, आपने वीडियो में भी बताया कि क्या इसकी पूरी पृष्ठभूमि है। पर ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों ही अनप्रेसिडेंटेड है कि इस तरीके से हाईवे का रोका जाना, हाईवे पे ब्लॉकेड हो जाना, जिससे कि इकोनॉमिक जो वहाँ की गतिविधियां हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित होंगी। और दूसरा, असम का इस तरीके की एडवाइजरी जारी करना, क्या कहेंगे? जी, ये जो ब्लॉकेड है ये खाली मिजोरम के साथ भी कोई नई बात नहीं है, और बाकी स्टेट्स एक दूसरे के साथ भी ये नई बात नहीं है, बहुत सारे होते रहते हैं। लेकिन जब सरकार एक स्टेट गवर्नमेंट वो कर देती है, ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये इंटर स्टेट बॉर्डर है, तो उसमें जब आप कह देते हैं कि आप वहां मत जाइए, तो ये एक आप, क्योंकि कोई इंसिडेंट अभी तक हुआ नहीं है कि मिजोरम में कोई असमीज लोग या आसाम के लोग को अटैक किया गया हो, या कोई मिजो लोग को असम में अटैक किया गया हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो उसमें आप अगर ऐसा कुछ कर देते हैं तो आप एक पैनिक का भी आप क्रिएट कर सकते हैं, उसका संभावना रहता है। तो मुझे लगता है ये किस बारे में कैसे सोच के क्यों किया, तो ये एक हमारी समझ से थोड़ी बाहर है। तो दूसरी बात ये है कि एक और बात हो रही है इकोनॉमिक ब्लॉकेज की बात। तो जब चीफ सेक्रेटरी मिजोरम के IAMHA के साथ जो मीटिंग हुआ 28 जुलाई को, और असम के चीफ सेक्रेटरी, दोनों स्टेट्स के DGPs भी आए उस मीटिंग में, जो होम सेक्रेटरी है मिस्टर भल्ला, उनके साथ एक मीटिंग में वो लोग जुड़े और एक सोल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि पीस हो। तो उसी मीटिंग में भी वो डिसाइड हुआ कि जो न्यूट्रल फोर्स है CRPF, वो उस बॉर्डर में उसको निगरानी करेंगे और हाईवे की निगरानी करेंगे। तो अगर हाईवे में अगर न्यूट्रल फोर्स देखता है, उसको कंट्रोल करता है, तो उसमें इकोनॉमिक ब्लॉकेज की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए, वो खुल जानी चाहिए। तो बात ये है। और क्योंकि हर स्टेट एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है बाय रोड और बाय रेलवे ऑल्सो, तो इसलिए ऐसा एक काम करना मतलब ये बहुत वेलकम चीज नहीं होना चाहिए। एक तो ये है, और दूसरा हम एक और इंटरेस्टिंग बात मीनाक्षी जी मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब हम देख रहे थे कि जुलाई 27 को चीफ मिनिस्टर असम के हिमंत बिश्व शर्मा जो काछार में, सिलचर में आया, सिलचर टाउन जो हेडक्वार्टर्स है कछार डिस्ट्रिक्ट के, वो कछार डिस्ट्रिक्ट मिजोरम को टच करते हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट के में ही जो लाइलापुर एरिया है जिसमें जुलाई 26 का जो वायलेंट इंसिडेंट हुआ, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे लगा कि वो कहा, एक वो बात ये है कि वो कह रहे थे कि उसमें जो हमने ड्रग्स के खिलाफ हमने कुछ एक्शंस लिए हैं असम सरकार ने, और एक काऊ का जो प्रोटेक्शन का जो लॉ पास किया है रिसेंटली, तो ये सब चीजों का वो कनेक्ट करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि वहां से वही रूट है, और क्योंकि वो बांग्लादेश को भी टच करता है, असम के जो बराक वैली टच करता है मिजोरम को साथ बराक वैली का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है, और मिजोरम का भी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। वो बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर भी है और इंटरस्टेट बॉर्डर भी है। तो उसमें वो उसके साथ जुड़ना चाह रहे थे। तो एक, और उसके बाद जब हम देखते हैं कि अब ऑर्डर पास किया गया है कल कि जो भी गाड़ियां आएगी मिजोरम से उसको चेक किया जाएगा असम पुलिस ने। तो उसमें हम एक बात तो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि भले ही ऐसा कुछ कोई इन्वॉल्व, ऐसा मिसक्रिएंस हो सकते हैं, कुछ एक सेक्शन इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें कोई ना नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी खुद से तो जांच नहीं किए हैं। लेकिन दूसरी बात उसमें ये आती है कि जब आप इस बात को, इस नैरेटिव को हाईलाइट करते हैं कि वो ड्रग्स को हम जो रोकना चाहते हैं वो से लोग इन्वॉल्व थे उस दिन जुलाई 26 के अटैक में, तो ये सब बातें अगर आती हैं तो फिर जो हिस्टोरिकल जो एक नैरेटिव भी तो है, वो हिस्टोरिकल नैरेटिव को भी एक अंडरमाइन करने की भी कोशिश होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा समझ आ रही है। हम यही बात है कि एक तरफ जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं वो शांति की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिमंत बिश्व शर्मा है वो भी कह रहे हैं कि नहीं, किसी तरीके का ब्लॉकेड नहीं होगा। बट एक्चुअली जमीन पर जब बात करें तो वहाँ ब्लॉकेड है। तो जो मुख्यमंत्रियों के आपस में जो बयान है उनमें बहुत ज्यादा विरोधाभास नजर आ रहा है।
और इस बीच समय गुजरता जा रहा है, आपूर्तियां, अगर ये ब्लॉकेड लंबे समय तक जारी रहता है तो बहुत ही स्पष्ट है कि बहुत सारी आपूर्तियां जो है वो रुक जाएंगी, उनकी वजह से लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। क्या आपको लगता है कि केंद्र इसमें कोई अनावश्यक देरी कर रहा है कोई भी कदम उठाने में? देखिए, एक तो बात बहुत जरूरी है कहना कि जुलाई 24 को एक मीटिंग शिलोंग में हुई दोनों चीफ मिनिस्टर्स के, मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर के साथ, क्योंकि ये कई दिन से चल रहा है, 2-3 महीने से तो बहुत ज्यादा ही चल रहा है। एंड नॉट ओनली विद असम मिजोरम बॉर्डर, असम नागालैंड बॉर्डर, असम अरुणाचल बॉर्डर, असम मेघालय बॉर्डर, ये बॉर्डर का प्रॉब्लम एकदम से फिर से शुरू हो गया है। तो उसके वजह से तो सर्टेनली ये बात है कि जो चीफ यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्ग चे, तो ये सारे बातें निकले और उन्होंने बयान दिया बाहर आके, वो वही बयान दिया कि सारे बॉर्डर डिस्प्यूट जो है हम सॉर्ट आउट करेंगे। और 2 दिन भी नहीं गुजरा तो एक बड़ा कांड हुआ। तो उसमें अभी हमें समझना पड़ेगा कि मतलब जैसे एमएचए चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज दोनों स्टेट्स के बुलाए और बाए, तो एक लेवल में तो ये बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जो बात है, वो जो पीस आएगी वो तब आएगी जब आप पॉलिटिकल लेवल पे बात करेंगे, आप ये पॉलिटिकल सोल्यूशन आप ढूंढेंगे, आप पॉलिटिशियंस से बात करेंगे दोनों से, और तब जाके ये बात सॉर्ट आउट होगी। एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल में इतना करना, क्योंकि मुझे लगता है कि पब्लिक ओपिनियन जो है ये पॉलिटिशियंस उनका नस समझते हैं और उस हिसाब से एक सोल्यूशन लाना की कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इसको पॉलिटिसाइज करके अपना ही फायदे का बात सोचे तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, जो कई तरह से हमने दिखा भी, दोनों तरफ से हमको दिखा। और एक बड़ी बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी, वो ये है कि जब जुलाई 24 में अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई शिलोंग में, उसमें एक बहुत बड़ी बात कहा गया। जो जोरामथंगवा जो चीफ मिनिस्टर है मिजोरम के, उन्होंने ये बात कहा कि असम को ये जमीन चाहिए क्योंकि वो बहुत सारे माइग्रेंट जो है उनको वहां बिठाना चाहते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने एक हिंट किया कि ये एक्चुअली अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशीज को बिठाना चाहते हैं। तो ये जो है मिजो सिविल सोसाइटी का भी, बहुत सारे लोगों का भी ये चीज, ये एक नैरेटिव है वहां पे। लेकिन उससे क्या बताते हैं, इससे कोई ये जो अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशीज की बात करते हैं, ये कोई मुस्लिम्स के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो बंगाली हिंदूज जो सीएए की तरफ से आएंगे तो उनकी बात किया जा रहा है। तो ये बात समझना, कहीं ना कहीं इसको सीएए का, सीएबी के बहुत सारे चीजों से भी जुड़े हुए हैं। एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक स्टोरी है। और हिस्ट्री जब हम देखें तो ब्रिटिश इरा तक हिस्ट्री जाती है। जो 1-2 नोटिफिकेशंस जो थे, एक तो नोटिफिकेशन बनाए गए जो मिजो के ट्राइबल लीडर्स के साथ बात करके, और एक बिना बातचीत के। सो बिना बातचीत वाला जो 1933 में था वो लोग नहीं मानते। तो ये सब चीजें हैं। और बीच में इंसर्जेंसी हुआ, एक बहुत बड़ा इंसर्जेंसी, जिसका पीस एक अकॉर्ड होके मिजोरम स्टेट बने 1986 में। तो एक वॉलेटाइल, एक ब्लडी हिस्ट्री, एक वायलेंट हिस्ट्री इसके पीछे है। तो जो भी लीडर्स होंगे दोनों स्टेट के, उनको बहुत केयरफुली सोच समझ के, फूक फूक के आगे बढ़ना है उनको। लेकिन उनको ये नहीं करना है कि अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये कोई अपना एक एजेंडा बनाए, क्योंकि इसमें एक आम जनता या की दोनों ही स्टेट्स की पीस को स्टेक पर रखा जाए जी, या फिर दोनों ही जो राज्य हैं उनकी पीस को स्टेक पर रखा जाए। जी, क्योंकि मुझे याद है जब मैं ऐसी जगह से आती हूँ जो नागालैंड बॉर्डर में है, तो ये हम लोग 80s में एक बड़ा कांड देखा था, जो 2 पुलिस फोर्स, असम के और नागालैंड के पुलिस फोर्स इन्वॉल्व हुए थे दोनों तरफ से, और एक बड़ी बहुत वायलेंट हुआ था, बहुत सारे लोग मरे थे उसमें। तो ये अभी हमें इतने साल बाद, मतलब नियरली 40 इयर्स के बाद हमने मिजोरम बॉर्डर में देखा, क्योंकि मिजोरम बॉर्डर नॉर्मली एक क्वाइट बॉर्डर होते हैं, जो इवन इफ इश्यूज रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मतलब लोगों का शांति, कॉमन लोगों का शांति और जिंदगी का यहाँ पे सवाल है। तो ये पॉलिटिशियंस को भी बहुत सोच समझ के, और सेंटर को भी बहुत सोच समझ के इसका एक सोल्यूशन बहुत जल्दी ढूंढने का जरूरत है। इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद संगीता जी। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।